नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपना बेहद खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे तमाम ब्यूरो चीफ्स, हमारे सभी सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि नायब सैनी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार है सभी को। नायब कैबिनेट के विस्तार को लेकर लगातार मंथन जारी। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री लगातार वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। इसी हफ्ते नायब कैबिनेट के पहले विस्तार की संभावना है। कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण साधे जाएंगे। चुनाव आचार संहिता से कैबिनेट विस्तार में कोई बाधा नहीं आने वाली है। हरियाणा कैबिनेट में सीएम के अलावा अभी 5 कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट में 8 मंत्रियों के पद अभी भी खाली। तो अगले एक हफ्ते में कैबिनेट की तौसी का, कैबिनेट के विस्तार का इंतजार है सभी को। इसी हफ्ते नायब कैबिनेट के विस्तार को लेकर मंथन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार मंथन कर रहे हैं कि कैबिनेट का विस्तार किस तरह से किया जाए। बता दें आपको कि तमाम समीकरण साधे जाएंगे कैबिनेट विस्तार के तहत। और हमारे साथ इस खबर पर मेरे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल, जब से नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की कमान संभाली बतौर मुख्यमंत्री और जब कैबिनेट में 5 चेहरों का तौसी हुआ, जब उन्होंने शपथ ली, उसके बाद से इंतजार था कि अब विस्तार कब होगा नायब कैबिनेट का। अब खबर ये अनिल कि अगले एक हफ्ते में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। आप बताइए अनिल, क्या जानकारी है आपके पास और कैबिनेट विस्तार के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखा जाएगा, किस तरह से चर्चाएं की जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल कई दिनों से इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि नायब कैबिनेट का कब विस्तार होगा, मुख्यमंत्री नायब सैनी कब अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। लगातार 2 बैठकों का दौर जारी है, लगातार केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार केंद्रीय आलाकमान के संपर्क में है, लगातार जो बातचीत है वो चल रही है। संभावना यही जताई जा रही है कि इसी हफ्ते में जो है कैबिनेट का वो विस्तार है वो हो जाएगा। जो एक फाइनल प्रारूप है कैबिनेट गठन को लेकर, वो फाइनल प्रारूप है वो तैयार किया जा रहा है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का ख्याल रखा जाएगा क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है। कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उनसे पूछा गया था कि जो आचार संहिता है, आचार संहिता में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार करना होता है तो उसमें किसी तरीके की बाधा तो नहीं होती। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि अगर आचार संहिता में कोई भी कैबिनेट का विस्तार करना होता है वो हो जाता है, उसमें कोई वो किसी तरीके की रोक नहीं होती। तो ये मानकर चलिए कि आचार संहिता के बीच में अब कभी भी जो है कैबिनेट का विस्तार वो हो सकता है। संभावना यही जताई जा रही है कि इसी हफ्ते में कैबिनेट का विस्तार होगा क्योंकि आज भी बैठकों का दौर चलेगा। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में मौजूद है, बैठकें करते रहेंगे सरकार और संगठन से जुड़ी। कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे हैं, कल उसमें व्यस्त रहेंगे। तो ये बात मान के चलिए कि बुधवार के बाद कभी भी जो है कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बुधवार वीरवार को भी चर्चाएं रहेगी विस्तार की। और जैसा हमने बताया कि 8 जो है मंत्री पद वो खाली है क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी के अलावा 5 मंत्री हैं, वहीं 8 जो पद है मंत्री के खाली है। अब इन 8 मंत्री किस किस को बनाया जाता है, सबसे पहले देखना होगा कि 8 मंत्री पदों में से कैबिनेट विस्तार में कितने मंत्री पद भरे जाते हैं, कितने मंत्री पद खाली रखे जाते हैं। संभावना है कि 6 के करीब मंत्री पद भरे जाएंगे, 2 के करीब मंत्री पद उस वक्त भी खाली रखे जा सकते हैं। निर्दलियों को लेकर मंथन चल रहा है कि क्या निर्दलियों को सरकार में शामिल करवाया जाए, मंत्री पद उनको दिए जाए, क्योंकि जो पिछले 2-3 दिन पहले जो चर्चाएं चली थी उसमें था कि निर्दलियों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अब एक बार फिर नए सिरे से चर्चाएं चल रही है कि मंत्रियों निर्दलियों को लेकर मंथन चल रहा है कि निर्दलियों को मंत्री पद में जगह दी जाए, नहीं दी जाए। अगर निर्दलियों को जगह दी जाती है तो मानकर चलिए कि गोपाल कांडा, रणधीर गोलन, सोमवीर सांगवान, नयनपाल रावत, इन 4 में से 2 का मंत्री बनना तय है अगर निर्दलियों को मंत्री बनाया जाता है। तो बाकी अगर और चेहरों की अगर बात करें, अनिल विज एक बड़े मंत्री बनेंगे, पावरफुल मंत्री बनेंगे, बशर्ते खुद अनिल विज मंत्री बनने से मना न करे, क्योंकि अनिल विज का मंत्री बनना पहले भी तय था लेकिन अनिल विज नाराज हो गए थे और अब उनको मनाने का दौर चला। उनसे बातचीत भी हुई है, जो सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अगर अनिल विज मान जाते
मानते हैं तो उनका एक बड़ा मंत्री बनना तय है। अगर अनिल विज नहीं मानते तो वो फिर एक परिस्थितियां अलग हो जाएगी। और जो प्रारूप बनाया जा रहा है मंत्रिमंडल का, उसमें तमाम समीकरण साधे जा रहे हैं। क्षेत्र का समीकरण, जातिगत समीकरण। अगर क्षेत्रीय समीकरणों की बात करें, दक्षिणी हरियाणा से एक यादव समुदाय से मंत्री बनना तय है। हालांकि चर्चा ये भी है कि यादव समुदाय से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक मंत्री बनना तो बिल्कुल तय है। राव इंद्रजीत का वहां पर ख्याल रखा जा सकता है। इसके अलावा महिला कोटे की अगर बात करें, पिछली जो सरकार थी, जो मनोहर कैबिनेट थी, मनोहर कैबिनेट में जो कलाया से विधायक है कमलेश टांडा, वो मंत्री थी। इस बार जो ज्यादा चर्चा चल रही है, पहले सीमा त्रिखा की चर्चा चल रही थी, गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी की चर्चा चली थी जी। अब देखना होगा कि जो नए समीकरण है, नए समीकरणों में किसको जगह मिलती है। एक अग्रवाल समाज से मंत्री बनना तय है, अग्रवाल समाज से मंत्री किसको बनाया जाता है वो भी देखने वाली बात रहने वाली है जी। अनिल, आपसे गुजारिश है कि आप बने रहे हमारे साथ। अगली हम खबर पर भी आपके साथ वापसी करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि हरियाणा बीजेपी कल से लोकसभा चुनाव प्रचार करने वाली है। घरौंडा से लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री प्रचार की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। और जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। वहीं करनाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के चुनाव प्रचार का आगाज होगा। करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल के प्रचार के लिए जेपी नड्डा यहां पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल विधानसभा सीट से उपचुनाव भी लड़ेंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब करनाल सीट से इस्तीफा दिया था तब उन्होंने इस बात की घोषणा की थी। हालांकि पार्टी नेतृत्व की तरफ से अभी तक नायब सैनी के नाम की घोषणा नहीं की गई। अनिल मोर बने हुए हमारे साथ लगातार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। तो अनिल, कल से बीजेपी के चुनाव प्रचार का आगाज हो जाएगा। बाकायदा तौर पर लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हर किसी की तैयारी तेज है। हरियाणा में बीजेपी कल से शुरुआत कर देगी। बताइए जरा, क्या शेड्यूल है, क्या तैयारी है? जेपी नड्डा पहुंचेंगे कल करनाल। देखिए, बिल्कुल कल से हरियाणा में बीजेपी के चुनाव प्रचार का बिगुल बज जाएगा। यूं तो जो बीजेपी के तरफ से 6 टिकटों की घोषणा की हुई है, लगातार जो पार्टी के जो उम्मीदवार है, नेता है, चुनाव प्रचार में लगे हुए, लेकिन विधिवत तौर पर कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक देंगे। कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करनाल के घरौंडा में आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और जो बीजेपी चुनाव प्रचार में जुट जाएगी। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। करनाल विधानसभा सीट से नायब सैनी को चुनाव लड़ना, तो ऐसे में कल जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा दौरा काफी अहम रहने वाला है। अगर पूरे शेड्यूल की अगर बात करें, कल सुबह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पंचकूला के गुरुद्वारा नड्डा साहिब में जाएंगे। गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री माथा टेकेंगे, उसके बाद रवाना हो जाएंगे। जो पंचकूला के पार्टी के कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री नायब सैनी को अंबाला तक रोड शो के जरिए छोड़ेंगे। वहां पर अंबाला बॉर्डर तक उनको छोड़ेंगे, वहां पर रोड शो के जरिए। फिर अंबाला से मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र होते हुए करनाल जाएंगे। करनाल में जनसभा रहेगी, जनसभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए वोट मांगे जाएंगे। पूरे प्रदेश में बीजेपी 10 की 10 सीटें जीते, 10 की 10 सीटों पर कमल खिले, इसकी अपील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। करनाल से नायब सैनी को चुनाव लड़ना है, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं नड्डा की तरफ से अपील की जाएगी। और जब जिस तरीके से हरियाणा में इतना बड़ा बदलाव हुआ है, इतने बड़े बदलाव के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा दौरा पहला हरियाणा दौरा रहने वाला। देखना होगा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नायब सैनी को लेकर किस तरीके से संबोधित करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर क्या कुछ कहा जाता है, वो अपने आप में ही अहम रहने वाला है। सही कहा अनिल आपने। अब क्योंकि करनाल से शुरुआत हो रही है, जाहिर अब सबकी निगाहें बनी रहेंगी कि आखिर किस तरह के वादे अब आवाम से किए जाएंगे। क्या लगता है अनिल आपको, इस बार भारतीय जनता पार्टी के इंतखाबी मंशूर में या मैनिफेस्टो में किन चीजों पे ज्यादा जोर दिया जा सकता है? देखिए, बीजेपी देश भर में एनडीए की 400 पार का दावा लेकर चल रही है। 400 का टारगेट एनडीए का है तो 370 का टारगेट बीजेपी का है। बीजेपी देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। हरियाणा में डबल इंजन सरकार के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी की तरफ से डबल इंजन सरकार के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। 9.5 साल में मनोहर सरकार की जो उपलब्धियां रही, पिछले 10 साल में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की जो उपलब्धियां रहीं, उन उपलब्धियों के आधार पर लोगों से वोट मांगे जाएंगे। बीजेपी के सामने एक चुनौती यही है कि किस तरीके से 10 की 10 सीटों को बचाना है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने 10 सीटें जीती थी, पिछली बार बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में बीजेपी लगातार क्लीन स्वीप कर रही है। इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप कैसे करे, किन किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाए, वो काफ़ी अहम रहने वाला है। लेकिन इतना मानकर चले कि हरियाणा में जो चुनाव रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। 10 की 10 सीटें बीजेपी किस तरीके से जीते, 10 साल में प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किस तरीके से कामकाज हुए, वो लोगों के बीच में जाएंगे। 9.5 साल में मनोहर सरकार में जो भी कामकाज हुए, मनोहर सरकार ने जो नई परंपराएं शुरू की थी, उन परंपराओं के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। नायब सैनी अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, इनके नाम पर वोट मांगे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से यही कोशिश की जाएगी कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी एक बार फिर जीते। अनिल, इस बीच करनाल विधानसभा में भी उपचुनाव होना है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफा देने से वो सीट खाली हुई। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद इस बात का ऐलान किया था कि नायब सैनी करनाल से ही विधानसभा के उम्मीदवार होंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से कोई ऐलान इसे लेकर अभी नहीं किया गया है, तो इसको लेकर क्या संभावना है? देखिए, बिल्कुल करनाल विधानसभा सीट से नायब सैनी चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल तय हो चुका है। क्योंकि जब उस वक्त के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, उन्होंने इस्तीफा दिया था, फिर उन्होंने घोषणा की थी कि नायब सैनी करनाल से चुनाव लड़ेंगे, सीएम सिटी करनाल ही रहेगी। तो ये मानकर चलिए कि बीजेपी में अंदरूनी तौर पर तय हो चुका है कि नायब सैनी को करनाल सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। उपचुनाव करनाल सीट से नायब सैनी लड़ेंगे। हालांकि उनकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि अगर देखा हरियाणा में बीजेपी ने 6 टिकटों की घोषणा की है, 4 टिकटों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है लोकसभा की। तो ऐसे में आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से 4 लोकसभा सीटों की घोषणा की जाएगी। संभावना है तभी करनाल उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से नायब सैनी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। ये तय मानकर चलिए कि नायब सैनी करनाल सीट से उपचुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री रहते हुए करनाल सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगर करनाल सीट की बात करें, करनाल सीट से पिछले लगातार 2 बार से मनोहर लाल वहां से चुनाव जीते थे, दोनों बार जीतकर वो प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। अब नायब सैनी के लिए वो सीट खाली की गई थी, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो नए हैं वो भी करनाल सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो जो सीएम सिटी करनाल है, वो आने वाले दिनों में भी सीएम सिटी रहेगी, ये पहले ही मनोहर लाल कह चुके थे। तो अब आने वाले दिनों में जब बीजेपी की तरफ से टिकटों की घोषणा की जाएगी, 4 सीटों की जो लोकसभा की बची हुई है उनकी घोषणा की जाएगी, उसके साथ ही करनाल उपचुनाव को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार नायब सैनी होंगे, इसको लेकर भी आने वाले दिनों में घोषणा कर दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इन खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच अब हम रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का लोकसभा चुनाव की टिकटों पर कांग्रेस का मंथन जारी है। हिमाचल प्रदेश की टिकटों पर दिल्ली में मंथन किया जाएगा। 2 दिन तक दिल्ली में मौजूद रहेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठक कर सकते हैं सीएम। चुनाव घोषणा पत्र को लेकर दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी। हिमाचल की 4 सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल बनाया गया है। बैठक में उपचुनाव पर भी चर्चा की जा सकती है। हिमाचल की 4 सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल बनाया गया है। लोकसभा चुनाव की टिकटों पर कांग्रेस में मंथन किया जाएगा। अगले 2 दिन तक दिल्ली में इस पर गौर खौज किया जाएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस दौरान कांग्रेस के आला नेतृत्व से मिलने के लिए दिल्ली में मौजूद रहे। और शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे यहाँ तमाम अपडेट्स के लिए। प्रदीप, अब हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस का भी मंथन तेज हो गया है। दिल्ली में 2 दिन तक इस पर चर्चा होने वाली है। सीएम खुद वहां मौजूद रहेंगे। 6 सीटों पर उपचुनाव का भी तारीखों का ऐलान किया गया। हालांकि कोर्ट में देखते हैं क्या होता है इन 6 सीटों को लेकर विधानसभा की। प्रदीप, आप बताइए क्या चल रहा है लोकसभा की सीटों को लेकर कांग्रेस में अभी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी में अभी 4 सीटों पर उम्मीदवार तय होने हैं और इसको लेकर जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी तरफ से एक पैनल भी तैयार किया गया है और राष्ट्रीय नेतृत्व को वो रिपोर्ट भी दी गई है। इस तरह की जानकारी है। मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद है, तो आज वो राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात वहां पर कर सकते हैं। कल भी बैठकों का दौर जारी रहेगा और आज चुनाव घोषणा पत्र को लेकर जो सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई है दिल्ली में, उसमें चुनाव घोषणा पत्र जारी हो और फिर उसके बाद जानकारी कि आज और कल में ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई है और उसमें जो बाकी राज्यों के टिकट है उसको लेकर भी चर्चा होनी है और हिमाचल प्रदेश से भी जो पैनल भेजा गया है उसके आधार पर भी उम्मीदवार तय किए जाएंगे। इस तरह की जानकारी है और 4
सीटों में, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने एक भी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। बीजेपी 2 सीटों मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतार चुकी है, उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पास अभी कैंडिडेट तलाशना बहुत बड़ी चुनौती है, और जिस तरह की सियासी घटनाक्रम हिमाचल में हुआ, हम कह सकते हैं कि अब नए लोगों को यहाँ पर तलाशने की नौबत आ गई। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों के लिए आवेदन मांगे, पूरे सभी जो 4 संसदीय क्षेत्र उसमें लगभग 36 आवेदन आए हैं। देखना ये होगा कि उन आवेदन जिन्होंने किए हैं उनमें से किसी को टिकट दिया जाता है, या फिर जो कदावर नेता है, मजबूत प्रत्याशी जिन आवेदन नहीं किया है उनको ही टिकट दिया जाएगा। क्योंकि अगर मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में सांसद प्रतिभा सिंह, उनके नाम को लेकर केवल चर्चा यहाँ पर चल रही है, लेकिन ये भी बात थी कि उन्होंने चुनाव ना लड़ने की भी इच्छा जताई है। स्थिति में क्या उनको चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, और मंडी से अगर वो चुनाव नहीं लड़ती है तो फिर कौन चुनाव से लड़ेगा? तो ऐसे में के नाम को लेकर भी आए हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व पार्टी के अध्यक्ष हैं, और इस संसदीय क्षेत्र में हालांकि पहले सुंदर सिंह ठाकुर के नाम को लेकर भी चर्चा चलती रही, जो सीपीएस भी है। लेकिन अभी जो सियासी घटनाक्रम है, जो सियासी समीकरण है इस वक्त हिमाचल प्रदेश विधानसभा, उससे नहीं लग रहा है कि किसी विधायक को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। शिमला संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ यारी के नाम चर्चा है, पूर्व विधायक सोहनलाल के नाम को लेकर चर्चा है, कौशल जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनके नाम को लेकर भी यहाँ चर्चा है, अमित नंदा है, इनके नाम को लेकर चर्चा है। काफी नाम यहाँ पर भी हैं, तो कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। कांगड़ा चंबा में हालांकि अभी तक नाम सामने नहीं आए हैं। पूर्व मंत्री आशा कुमारी का नाम सबसे इस तरह की चर्चा है कि उनको ही चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। और इसके साथ अगर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो पूर्व विधायक सतपाल, ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली अहम खबर पर भी आपका रुख करेंगे। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि बागी विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में इनकी अर्जी पर आज सुनवाई की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बागी विधायकों का भविष्य टिका है। उपचुनाव को लेकर भी स्थिति आज साफ हो जाएगी, तो उपचुनाव को लेकर भी हालत आज साफ होगी। प्रदीप ठाकुर का रुख करेंगे एक बार फिर। प्रदीप, जिस तरह की हम जिक्र कर रहे थे, बागी विधायकों को लेकर आज तस्वीर साफ हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी पर आज सुनवाई है, उनकी स्थिति क्या रहने वाली है इस पर भी आज तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उपचुनाव की तारीखों का यहाँ पर, लेकिन आज का दिन खासा अहम है बागी विधायकों के लिए। प्रदीप, बिल्कुल, देखिए, विहित के उल्लंघना पर स्पीकर की तरफ से हिमाचल में 6 जो कांग्रेस के बागी विधायक, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद ही चुनाव आयोग ने जब लोकसभा चुनाव और उसके साथ साथ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा की, तो उसमें हिमाचल की 6 सीटों पर भी जो है वो उपचुनाव घोषित कर दिए हैं। लेकिन क्योंकि इन 6 विधायकों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, उसके आधार पर ही तय होगा कि क्या उपचुनाव होंगे या फिर उनको कोई रिलीफ मिलता है तो उसके बाद क्या सियासी समीकरण हिमाचल में बनता है। तो ये आज के फैसले पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, और इसमें देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इनके हक में फैसला करता है, या फिर इमीडिएट कोई रिलीफ देता है या नहीं देता है, या फिर कोई और दिशा निर्देश इसमें जारी किए जाते हैं। क्योंकि चुनावों की घोषणा हो गई है, तो ऐसे में ये भी परिस्थितियां कई बार बनती है कि इस प्रोसेस को रोका नहीं जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन अभी वक्त है, क्योंकि 7 मई को नोटिफिकेशन होनी है, उससे पहले अगर फैसला इससे जुड़ा आता है तो उपचुनाव होंगे। अगर अभी रिलीफ कुछ मिलता है तो हो सकता है कि और कुछ सियासी घटनाक्रम हिमाचल में हो। अगर इन 6 विधायकों को बहाल किया जाता है या उनको लेकर जो ऑर्डर दिया गया उसके ऊपर स्टे लग जाता है या कुछ और होता है, तो उस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी कि हिमाचल की सियासत में आगे क्या होगा। लेकिन इतना जोर है कि आज के फैसले पर ही इन बागी विधायकों का भविष्य टिका हुआ है, और उसके आधार पर ही आने वाले समय में जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो बदलेगा। लेकिन क्योंकि पिछली सुनवाई जिस तरह से हुई थी और उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में जज ने कहा था कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए हैं, तो संभवतः आज इसको लेकर जो यहाँ पर अपील करता पक्ष है, बागी विधायकों का जो पक्ष है, वो ये बात जरूर रखेगा कि हम हाई कोर्ट क्यों नहीं गए और उसमें क्या कारण है। क्योंकि ये बात भी निकलकर सामने आई थी कि एक सिविल जज के तौर पर स्पीकर ने फैसला दिया है तो हाई कोर्ट के बराबर वो हो जाते हैं, तो इसी वजह से वो सीधे सुप्रीम कोर्ट गए हैं। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला करता है ये देखने वाली बात होगी, और बहुत कुछ आज के फैसले पर निर्भर होगा।
शुक्रिया आपका प्रदीप इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। और इस बीच आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि शिमला बुलाए गए हिमाचल बीजेपी के सभी विधायक। चुनाव को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में मीटिंग होगी और विधायकों को प्रिविलेज नोटिस जो दिए गए हैं उस पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी के 9 विधायकों को प्रिविलेज नोटिस दिए गए, इस पर आज चर्चा की जाएगी। बीजेपी के सभी विधायकों को आज बैठक के लिए बुलाया गया। शिमला बुलाए गए हिमाचल बीजेपी के सभी विधायक। आज चुनाव को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा होगी और नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में ही ये मीटिंग होगी विधानसभा में। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको। तो शिमला बुलाए गए बीजेपी के विधायक और इस बीच आपको बता दें कि इस मीटिंग के दौरान वो 9 विधायक जिन्हें प्रिविलेज नोटिस दिया गया है उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। वजीर ठाकुर मेरे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं, तमाम अपडेट्स लेकर उन्हीं का रुख करेंगे। वजीर, शिमला में हिमाचल बीजेपी के तमाम विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाया गया। जाहिर चुनाव है, मीटिंग्स का ये सिलसिला अब यूं ही लगातार जारी रहेगा, लेकिन 9 प्रिविलेज नोटिस मिलने वाले विधायकों पर भी चर्चा की जाएगी। तफसील से बताइए क्या था ये प्रिविलेज नोटिस और इस मीटिंग की अहमियत क्यों है? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र जब चल रहा था और वित्तीय विधेयक जो है उस वक्त पारित किए जा रहे थे, तो उस वक्त सदन के भीतर जो स्थिति बनी थी 27 फरवरी को, उसमें विपक्ष ने ये आरोप लगाया था कि अब यहाँ पर 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर ली है तो अल्पमत में सरकार आ गई है। उस दौरान सदन के भीतर हंगामा हुआ था कट मोशंस के दौरान, और फिर वहां पर हंगामे के बाद वो बाहर भी गए थे, स्पीकर के चैम्बर में भी गए, और इस दौरान आरोप यह है कि उन्होंने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। स्पीकर के विशेषाधिकार का हनन उसमें हुआ है और सदन के भीतर जो विधानसभा के कर्मचारी उनके कागज वहां पर फाड़े गए हैं। तो ये परिस्थिति उस दिन वहां पर बनी थी और फिर उसी के ऊपर दूसरे दिन कार्रवाई करते हुए 15 बीजेपी के विधायकों को शेष कार्यवाही से निलंबित कर दिया था, शेष सत्र के लिए निलंबित किया था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के विधायक अजय सोलंकी ने एक पिटीशन, एक याचिका विधानसभा स्पीकर को दी और उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जो भाजपा विधायकों का रुख था, रवैया था, वो अक्षम्य है और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है, प्रिविलेज है, इसमें जो है विशेषाधिकार का हनन हुआ है। तो इस वजह से ठीक है प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस खबर की तह तक भी पहुंचने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। और अब रुक करेंगे उत्तराखंड का। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व नेता और बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में विधायक राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। राजेंद्र भंडारी के बीजेपी ज्वाइन करने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजेंद्र भंडारी का लंबा राजनीतिक करियर है, हमारी तरफ से किए गए विकास कार्यों के कारण वो बीजेपी में शामिल हुए और वो उससे प्रभावित हैं। बीजेपी पहले ही सभी सीटें जीतने की स्थिति में। आज बड़ा सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक करियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया, लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो विकास के अनेक काम हुए हैं। बहुत स्वागत है राजेंद्र भंडारी जी का, जिन्होंने वर्षों से उत्तराखंड की, बद्रीनाथ धाम की सेवा की है। अलग अलग पदों पर रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से अपने कार्यशैली से लोगों का दिल जीता, उससे बार बार 3 बार चुन के आना यही दर्शाता है कि इनकी लोकप्रियता और इनका प्रभाव अपने क्षेत्र में इनके काम के बल पर अभी भी बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है।
और हमारे सहयोगी नासिर हुसैन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। नासिर, बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी कांग्रेस का अहम चेहरा थे, सूबे में लंबा राजनीतिक करियर था उनका। उन्होंने बीजेपी में सदस्यता हासिल करके कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। किस लिए नाराज थे राजेंद्र भंडारी? देखिए मुमताज, इस वक्त अगर हम कांग्रेस नेताओं की नाराजगी की बात करें तो बेमायने होगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में अपने अपने हित लेकर के तमाम जो नेता है वो पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र भंडारी खुद एक विधायक थे। ऐसे में 4 साल की विधायकी छोड़कर वो इस तरीके से बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं, अपनी विधायकी उन्होंने छोड़ी है। तो इसमें ये नहीं कह सकता कि वो पद के लिए गए हैं, क्योंकि खुद वो विधायक पद पर आसीन थे। इससे ज्यादा उनको क्या मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से विधायकी छोड़कर वो बीजेपी की तरफ रुख किया है, इसके मायने अभी निकाले जा रहे हैं कि क्या हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी कई पूर्व विधायक छोड़ चुके हैं पार्टी और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हाल ही में कई 4 से 5 पूर्व विधायक भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हाल ही में विजयपाल सजवान, मालचंद और धन सिंह नेगी जो पूर्व विधायक रहे हैं, पिछले 1 सप्ताह में उन्होंने पार्टी छोड़ी है और उसके बाद वो कांग्रेस में बीजेपी में शामिल हुए। अब जिस तरीके से एक वर्तमान विधायक राजेंद्र भंडारी ने पार्टी छोड़ी है और पार्टी छोड़ने के बाद वो बीजेपी में शामिल हुए, इससे उनकी विधायकी भी चली गई, सदस्यता भी विधानसभा की उनकी रद्द हो गई है। तो इससे अभी तक ये पता नहीं चल पाया। हालांकि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसमें निजी कारण लिखते हैं कि निजी कारणों के चलते वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, निजी कारणों के चलते वो विधानसभा की सदस्यता छोड़ रहे हैं। तो ये अभी ये साफ नहीं किया जा सकता कि आखिरकार क्या कारण रहा। अभी तक उन्होंने किसी भी मंच पर ये नहीं कहा है कि वो पार्टी का छोड़ने का कारण क्या रहा। 2 दिन पहले उन्होंने एक मंच पर यह कहा था कि वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। तो कुल मिलाकर अभी तक ये नहीं कह सकता। लेकिन जिस तरीके से लगातार तमाम लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस कहीं इस बार चुनाव में नुकसान पर जाने वाली। जी, बहुत शुक्रिया नासिर आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।